आज हम आपको लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। तो हमारे पास दो लंग्स होते हैं और दोनों लंग्स जो हैं एक डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, इस डायग्राम में देखिए, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में आपको येलो कलर का फ्लूइड भरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। अब इस प्लूरल फ्लूइड का वर्क क्या है कि ये लंग सरफेस को फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन थोरेसिक चैम्बर जो होता है उसके क्लोज कांटेक्ट में होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो लंग्स की सरफेस के कांटेक्ट में होती है। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो पार्ट नोस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो पार्ट नोस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ वो क्या करता है, वहाँ से लेकर, यानी कि यहाँ से लेकर और उसके बाद कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, जो टर्शरी ब्रोंक्यूल होते हैं उन तक का पार्ट कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है। जबकि ये जो हमें छोटे छोटे बैग जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, एल्वियोलाई, और ये एक्सचेंजिंग पार्ट होता है। तो कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है, वो एटमॉस्फेयर की एयर को एल्वियोलाई तक पहुंचाना है, साथ साथ उसकी क्लीनिंग करना है कि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स उसके अंदर ना हो, उसको ह्यूमिडिफाई करना है, और साथ साथ उस एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आना है। और जो एक्सचेंजिंग पार्ट है वहाँ पर एक्चुअल डिफ्यूज़न होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये किस किस के बीच में होता है, ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में होता है। अब जो हमारे लंग्स होते हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड हैं, वो थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड है। ये पूरा का पूरा जो चैम्बर है ये क्या कहलाता है, थोरेसिक चैम्बर। और ये एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। पीछे की तरफ अगर देखें तो इसमें क्या पाई जाती है, वर्टेब्रल कॉलम पाई जाती है। ठीक है। और वेंट्रल साइड में इसमें क्या प्रेजेंट होती है, एक फ्लैट बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं। और साइड्स में इसमें क्या बनी हुई होती हैं, रिब्स बनी हुई होती हैं। और नीचे की तरफ डोम शेप का डायाफ्राम होता है। तो ये पूरा का पूरा जो एनाटॉमिकल सेटअप है वो थोरेक्स में इस तरीके से होता है कि अगर इस थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम चेंज होता है तो उसके साथ साथ उस पर सीधा इफेक्ट लंग्स के वॉल्यूम पे पड़ता है, यानी कि पल्मोनरी जो वॉल्यूम है उसमें भी चेंज आता है। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो ब्रीदिंग के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम डायरेक्टली इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते पल्मोनरी वॉल्यूम को। अब देखते हैं रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो रेस्पिरेशन में सबसे पहली चीज़ आती है ब्रीदिंग, जिसमें एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो तो अंदर की तरफ आती है, एटमॉस्फेयर की एयर अंदर आएगी जो ऑक्सीजन रिच होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो बाहर निकलेगी। ठीक है। उसके बाद एल्वियोलाई वाले रीजन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न होगा, और फिर ब्लड में मिक्स होके वो गैसेस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी। अब ये पहुंचेंगे टिश्यू लेवल के पास। टिश्यू में पहुंचने के बाद ये यहाँ पर फिर से डिफ्यूज़न होगा, और क्या होगा कि ऑक्सीजन तो उन सेल्स के पास तक चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड के अंदर आ जाएगी। अब इस ऑक्सीजन को जो हमारी सेल्स हैं वो यूटिलाइज कर लेंगी, और उसका यूज़ करके जो भी कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं उनको करवाएंगी, और उसके रिजल्ट में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और यही क्या है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जिसको हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के अंदर दो चीज़ें आती हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन का मतलब क्या है, जिसमें एयर का मूवमेंट होता है एटमॉस्फेयर की तरफ से लंग्स की तरफ, और ये किस वजह से होता है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, कि एटमॉस्फेयर के अंदर और लंग्स के अंदर जो प्रेशर का डिफरेंस है उसी को हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इंस्पायरेशन का प्रोसेस जब होगा जब एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा होगा और लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा, यानी कि एक नेगेटिव प्रेशर लंग्स के अंदर क्रिएट होगा
तो उस टाइम पर जो है इनहेलेशन का या इंस्पायरेशन का प्रोसेस होगा। और इसी तरह से एक्सपायरेशन का प्रोसेस कब होगा? एक्सपायरेशन का प्रोसेस जब होगा जब लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो प्रेशर कम होगा। तो एयर जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगी। तो इस चीज़ में ऐसा करवाने के लिए, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करवाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है, जिसमें डायाफ्राम और जो कुछ मसल्स होती हैं जो रिब्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जिनको हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, तो वो इस तरह का ग्रेडियंट क्रिएट करवाने में हेल्प करती हैं। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही लेंगे। कल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन किस तरीके से होता है इसके बारे में आपको बताएंगे।